हेलो बच्चों। तो बेटा आज हम लेके आए हैं एक्टिविटी की वीडियो। इससे पहले हम चैप्टर फर्स्ट की एक्टिविटीज देख चुके हैं। आज बेटा चैप्टर सेकंड दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट की एक्टिविटीज करने जा रहे हैं। बच्चे ज़्यादातर जो गलतियां करते हैं बेटा वो यही गलती है कि वो एक्टिविटीज को सॉल्व करके नहीं जाते। वो क्या करते हैं कि चैप्टर को पढ़ लेते हैं पूरा, और पूरा पढ़ने के बाद उनके जैसे 80 नंबर का आपका पेपर है तो उसमें से क्या है 70 से 75 के बीच में उनके मार्क्स आ भी जाते हैं, लेकिन एंड के जो 5 या 10 नंबर होते हैं ना उसके लिए फिर वो कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, पता ही नहीं चली क्वेश्चन कहाँ से आ गया कहाँ से नहीं आया। तो बेटा ये जो कहते हैं ना कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, पता ही नहीं चली कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, तो वो जो क्वेश्चन है बेटा वो एक्टिविटीज बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी करना मैंडेटरी है। अगर आपका जो एम है वो कितना है 80 आउट ऑफ 80 है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप 70 पे या 65 पे खुश हैं तो आपकी इच्छा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप 80 आउट ऑफ 80 लाना चाहते हैं तो बेटा इसका मतलब है कि आपको 100% नॉलेज है अपनी साइंस की बुक की, और 100% नॉलेज का मतलब है कि आपने एक्टिविटीज भी की हैं और आपको एक्टिविटीज भी आती हैं। तो जैसे बाकी का पोर्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका क्या है एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की एक्टिविटीज दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो बेटा चलिए अब शुरू करते हैं अपना दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट के साथ। ठीक है, चैप्टर 2 है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और हमको बेटा क्या करनी है इसकी सारी की सारी एक्टिविटीज क्या करनी है, एक्टिविटीज करनी है। तो चलिए एक्टिविटीज को देखते हैं। जितनी भी बेटा इसमें स्लाइड्स हैं वो सारी स्लाइड्स मैंने एनसीईआरटी से ली हैं, तो जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बेटा अपने पास एनसीईआरटी की बुक जरूर रखें और एक पेंसिल रखें। ठीक है, जो जो रिजल्ट या जो जो ऑब्जर्वेशन मैं बताता जा रहा हूं उनको अपनी एनसीईआरटी बुक में क्या करें लिखते चलें। ठीक है, तो एक्टिविटी 2.1 से कर रहे हैं और देखते हैं एक्टिविटी 2.1 में क्या है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है पढ़ लेते हैं कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लैबोरेटरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो है कुछ केमिकल्स दे रखे इनको कलेक्ट करना है, और कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर रहा है, दैट इज सबसे पहले हमको लेना है HCl। ठीक है, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि फिर कह रहा है H2SO4 लेना है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3। ओके, एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। ठीक है, उसके बाद कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH का होल ट्वाइस, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज MgOH का होल ट्वाइस, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NH4OH। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि मैंने इन दोनों केमिकल्स की जो कैटेगरी है इनको अलग अलग लिखा है। एक तरफ मैंने बेटा सारे के सारे क्या लिखे हैं एसिड्स, एक तरफ क्या लिखे हैं सारे एसिड्स, और ये जो मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या हैं हमारे, ये है बेस, क्या है बेस है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द एबव सॉल्यूशंस ऑन ए वॉच ग्लास 1 by 1 एंड टेस्ट विद ए ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर्स, यानी इनको हमें इंडिकेटर्स के साथ चेक करना है। व्हाट चेंज इन कलर डू यू ऑब्जर्व विद रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फिनोल्फथलीन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द सॉल्यूशन टेकन टेबलेट। ठीक है, यानी बेसिकली हमसे ये पूछना चाह रहा है कि क्या हमें ये पता है या नहीं पता कि जब किसी एसिड को ब्लू लिटमस पर डालते हैं तो क्या होगा, रेड लिटमस पर डालेंगे तो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज के साथ डालेंगे तो क्या होगा, फिनोल्फथलीन के साथ डालेंगे तो क्या होगा। तो चलो बेटा मैं आपको बेसिक जो क्वेश्चन है उसके बारे में बता देता हूं। ये क्या कह रहा है, अगर हमारे पास एसिड है, क्या है बेटा, अगर हमारे पास है एसिड, ठीक है, तो एसिड क्या करता है बेटा, ये तुम्हारा ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है, रेड कर देता है। कैसा कर देता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है, और अगर बेस होगा मेरे पास तो बेस क्या करेगा बेटा, ये रेड लिटमस को कैसा कर देगा, ब्लू कर देगा। कैसा कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। तो लिटमस पेपर के लिए तो आपको ये याद रखना है। अगला हमें दिया था इसने क्या, फिनोल्फथलीन, क्या दिया था, फिनोल्फथलीन।
तो बेटा फिनोप्थलीन क्या कहता है, जब मेरे पास अगर एसिड है तो फिनोप्थलीन कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा एसिड के साथ। और अगर मेरे पास बेस है तो बेस के साथ ये कैसा हो जाता है, पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है बेटा, मिथाइल ऑरेंज है। क्या है मेरे पास, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ कैसा कलर देता है, रेड कलर देता है। कैसा कलर देता है, रेड। और बेस के साथ कैसा देगा, येलो देगा। ठीक है, तो ये है जो देखना चाह रहा है कि आपको ये बात याद है या नहीं बेटा। अगर एसिड होगा तो ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा, रेड कर देगा। अच्छा, रेड लिटमस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा, रेड। बेस होगा तो बेस क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। फिनोप्थलीन बेटा एसिड के साथ कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। और बेस के साथ कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। वहीं मिथाइल ऑरेंज क्या करेगा, एसिड को, ये बेटा एसिड के लिए लिखा हुआ है, एसिड के साथ कैसा हो जाएगा, रेड। और बेस के साथ कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो ये है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं, ये मेरे सारे के सारे क्या है, ये एसिड है। ये क्या है, ये बेटा एसिड है, ये सारे के सारे ये एसिड है। तो एसिड में लिटमस की बात की जाए तो बेटा लिटमस के साथ क्या इफेक्ट आएगा, चलो एक्टिविटी में लिख लेते हैं। सैंपल सॉल्यूशन में हमारे पास, मैं लिख देता हूं इधर, HCl है, H2SO4 है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, HNO3 है। ठीक है, और है हमारे पास CH3COOH। ये सारे के सारे बेटा क्या है, हमारे एसिड हैं। ये सारे के सारे कैसे हैं, एसिड हैं। अब एसिड के लिए हमको पता है क्या कहते हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन में कुछ नहीं होगा। ब्लू को कैसा कर देता है एसिड, ब्लू को रेड कर देगा। क्या कर देगा, रेड कर देगा। फिनोप्थलीन सॉल्यूशन बेटा कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। कैसा रहेगा, कलरलेस रहेगा। और मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज रेड हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बेटा इसके बाद में देखता हूं आपका, यहाँ पे मेरे पास जो अदर सैंपल सॉल्यूशन में जो बेस है बेटा, वो बेस क्या करेंगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन को कैसा कन्वर्ट कर देंगे, ब्लू। कैसा कर देंगे, ब्लू। ब्लू लिटमस के साथ कुछ नहीं होगा। फिनोप्थलीन सॉल्यूशन में बेटा बेस कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। कैसा हो जाता है, पिंक। और मिथाइल ऑरेंज में कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये टेबल आपको याद रखनी है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं एक्टिविटी 2.2 पे। एक्टिविटी 2.2 क्या कह रही है, टेक सम फाइनली चॉप्ड ऑनियंस। ऑनियंस की बात कर रहा है। आप समझ के होंगे कि एक्टिविटी किससे रिलेटेड है बेटा, ये भी एक्टिविटी इंडिकेटर्स से ही रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, इंडिकेटर्स से। ठीक है, इन ए प्लास्टिक बैग अलोन विद सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ, टाई अप द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। द क्लॉथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस। तो बेसिकली बेटा मैं आपको बता देता हूं इस एक्टिविटी का महत्व क्या है। ये एक्टिविटी जो बताना चाह रही है, यानी इसका जो फाइनल रिजल्ट होगा उसकी बात कर लेते हैं। देखिए एक्टिविटी कह रही है कि मेरे पास ऑनियन है। ठीक है, ये रही ऑनियन। और मेरे पास बेटा क्या है, वनीला एसेंस है। क्या है, वनीला एसेंस है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और बेटा तीसरा मेरे पास क्या है, क्लोव ऑयल है। क्या है, क्लोव ऑयल, ये तीसरा है। तो बेटा ये हमारे क्या है, इंडिकेटर्स हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर हैं। कैसे इंडिकेटर हैं, नेचुरल। अब इन नेचुरल इंडिकेटर्स से मैं कैसे पता लगाऊंगा कि एसिडिक कौन सी चीज है और बेसिक कौन सी चीज है। यानी ये इंडिकेटर का मतलब होता है जो पता लगा के बता दे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो नेचुरल इंडिकेटर कैसे पता लगाएंगे, देखिए। तो नेचुरल इंडिकेटर में बेटा क्या होता है, जब एसिड के साथ होते हैं तो स्मेल रिटेन की जाती है। क्या हो जाती है, स्मेल रिटेन। और जो बेस होते हैं बेटा वो क्या हो जाता है, स्मेल डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है, स्मेल डिसअपियर हो जाती है। यानी जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे मैंने ऑनियन को ले लिया, किसको ले लिया, ऑनियन को। तो ऑनियन की बेटा एक अपनी एक अलग ऑर्डर है, अपना एक अलग एक टाइप की स्मेल है। तो जब मैं इसको किसी एसिड के साथ मिला देता हूँ, क्या कर देता हूँ, इसमें एसिड के साथ मिला देता हूँ, तो ऑनियन की जो स्मेल है बेटा वो क्या रहती है, रिटेन कर जाती है। यानी जो स्मेल पहले आ रही थी वही स्मेल बाद में आती रहेगी। यानी एसिड की वजह से कोई इफेक्ट नहीं आता ऑनियन की स्मेल पे। वहीं बेटा इस ऑनियन में अगर मैं बेस मिला दूं, ऑनियन के साथ क्या मिला दूं, बेस मिला दूं, तो जो ऑनियन की स्मेल है वो क्या कर जाती है,
डिसअपियर कर जाती है। क्या कर जाती है? डिसअपियर, यानी जो स्मेल है उसकी वो हट जाती है, चली जाती है। ये सिर्फ ऑनियन के साथ ही नहीं है बेटा, वनीला एसेंस के साथ ही यही है और क्लोव ऑयल के साथ भी यही है। तो मेन चीज जो आपको याद रखनी है वो मेन चीज क्या है? मेन चीज ये है कि जब भी एसिड के साथ आप नेचुरल इंडिकेटर लेंगे, ठीक है ना, क्या लेंगे? नेचुरल इंडिकेटर, तो इसमें क्या होगा? स्मेल रिटेन कर जाएगी बेटा। क्या कर जाएगी? स्मेल रिटेन कर जाएगी। और बेस के साथ क्या होगा बेटा? नेचुरल इंडिकेटर ले रहे हैं और बेस के साथ क्या हो जाएगा? स्मेल डिसअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? स्मेल डिसअपियर हो जाती है। ठीक है, तो ये था। मैं बेटा क्या है कि जो सिर्फ रिजल्ट है एक्टिविटीज का वही बता रहा हूं, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आप देख लेना, बाकी इसका रिजल्ट यही आएगा। अब बेटा चलते हैं एक्टिविटी 2.3 की तरफ की। एक्टिविटी 2.3 क्या कह रही है? दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस। टीचर की प्रेजेंस में इस एक्टिविटी को करना है। सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है, चलो। सेट द एपरेटस एस, यानी एक ऐसा एपरेटस आपको बना लेना है। आगे कह रहा है कि टेक 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आपको सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 लेना है। ठीक है, इन ए टेस्ट ट्यूब एंड एड ए फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स टू इट, और आपको क्या कर लेना है बेटा? जिंक के कुछ पीस इसमें क्या कर लेने हैं? ऐड कर लेने हैं। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होगी बेटा। तो इसमें क्या होता है? जिंक सल्फेट बन जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, तो देखो ये हाइड्रोजन के गैस के बबल फॉर्म हो रहे हैं। ये बबल क्या करेंगे? ऊपर की तरफ पास होंगे, फिर ये डिलीवरी ट्यूब में जाके नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ बेटा हमारे पास क्या है? सोप सॉल्यूशन है। जब ये सोप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस जाएगी तो यहाँ से क्या होगी? ये बड़े बड़े बबल्स फॉर्म होंगे, और जब हम इसके पास कैंडल लाएंगे तो हाइड्रोजन गैस की बेटा पहचान क्या होती है? कि हाइड्रोजन गैस बर्न विद पॉप साउंड। तो ये कैसे बर्न करेगी? पॉप साउंड के साथ बर्न करना स्टार्ट कर देगी। और बेटा जो यहाँ पे बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट। ये क्या है? हमारा सॉल्ट। क्या है? सॉल्ट है। अब देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है, अच्छा रिएक्शन कौन सी है बेटा? जिंक क्या हो गया? जिंक हो गया मेटल, H2SO4 क्या हो गया? एसिड। तो जब एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। क्या होता है? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो ये कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, की जिंक ग्रैन्यूल्स के सरफेस पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे वही हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे, तो वाइब्रेशन टाइप का सा थोड़ा थोड़ा फील होगा। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन, जब जो गैस बन गई है उसको सोप सॉल्यूशन से पास कराएंगे। वही बर्निंग कैंडल, तो क्या होगा बेटा? पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर एसिड्स, इसी एक्टिविटी को अगर मैं कुछ और एसिड्स जैसे कि HCl, HNO3 एंड CH3COOH के साथ रिपीट कराऊं तो क्या होगा? तो बेटा अब इसमें जो ये जो HNO3 है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे नाइट्रिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अगर HNO3 को यूज किया जा रहा है तो बेटा HNO3 को जब यूज करते हैं तो HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने लग जाता है। किसकी तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ये क्या करता है? हाइड्रोजन को बेटा किस में कन्वर्ट कर देता है? H2O में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? H2O में। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के लिए हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पानी में, यानी H2O में कन्वर्ट हो जाती है। और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। क्यों? क्योंकि HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीजन ऐड करवाएगा। ऑक्सीजन ऐड करा दी हाइड्रोजन में तो क्या बन गया? H2O बन गया। ठीक है, ये होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी 2.4 ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन टेस्ट ट्यूब। आपको एक टेस्ट ट्यूब में जिंक मेटल ले लेना है। ठीक है, और उसमें क्या मिलाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटा ये लो जिंक प्लस NaOH मिला दिया एंड वार्म द कंटेंट। अब इसको क्या करना है? हीट देनी। ये लो भाई साहब हीट दे दी हमने। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स। अब यानी फिर वही करना है जो हमने पिछले वाली एक्टिविटी में किया। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है? यहाँ पे मैंने इस बार बेस लिया है और जिंक मेरे साथ इस बार क्या है? मेटल। पिछली बार मैंने मेटल और एसिड की रिएक्शन कराई थी, इस बार बेटा मेटल और बेस की रिएक्शन है। पिछली बार मेटल और एसिड की थी। तो इसमें क्या होगा बेटा? वही सॉल्ट बनेगा और साथ में क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ पे जो सॉल्ट बनता है बेटा वो बनता है सोडियम जिंकेट। कौन सा बनता है? सोडियम जिंकेट, दैट इज Na2ZnO2 प्लस H2। ये क्या हो गई आपकी? ये आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक है,
तो ये बन गया आपका सॉल्ट। इस सॉल्ट का नाम याद रखना है, दिस इज सोडियम जिंकेट। कौन सा सॉल्ट है ये? सोडियम जिंकेट सॉल्ट। ठीक है, चलो तो बेटा अब देखते हैं एक्टिविटी 2.5। एक्टिविटी 2.5 क्या कह रही है देख लेते हैं। कैरियर टेक 2 टेस्ट ट्यूब, लेबल देम एज ए एंड बी। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक में बेटा कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट लेना है। क्या लेना है? सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। और एक में लेना है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज NaHCO3। ठीक है, दोनों में बेटा HCl ऐड करना है। क्या ऐड करना है? HCl। तो ये लो, दोनों में क्या ऐड कर दिया बेटा? HCl ऐड कर दिया दोनों में। ठीक है, अब जब इन दोनों की रिएक्शन होगी, ठीक है, अब कह रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? एंड पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज शोन इन एंड। यानी कि जब ये रिएक्शन होंगी तो इनमें जो प्रोडक्ट बन रहा होगा उस प्रोडक्ट में बेटा कोई ना कोई गैस रिलीज हो रही होगी। उस गैस को मुझे कहां से पास कराना है? लाइम वाटर के थ्रू पास कराना है। कहां से पास कराना है? लाइम वाटर के थ्रू पास कराना है। तो अब जब मैं लाइम वाटर के थ्रू पास कराऊंगा उस गैस को, तो क्या लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाएगा या क्या होगा? जो भी ऑब्जर्वेशन है वो मुझे करके देखना है। तो चलो बेटा इसको करके देखते हैं कि क्या होगा। तो बेटा जब मैं सोडियम कार्बोनेट में HCl मिलाता हूं तो बेटा मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलेगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। सेम प्रोडक्ट बेटा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए NaCl है, CO2 है और पानी है। ठीक है, अब जो गैसेस हैं बेटा, कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ही है। यहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड और यहां से भी, यानी दोनों केसेस में कौन सी गैस रिलीज हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है। अब बेटा हम जानते हैं जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर से पास कराते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की कलर का हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है बेटा? देखो जब CO2 को पास कराया जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, तो बेटा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैसे कलर का होता है? ये व्हाइट कलर का होता है। कैसा होता है? व्हाइट कलर का। साथ में बेटा क्या बनता है? H2O बनता है। तो ये जो व्हाइट कलर का प्रोडक्ट है ना, इसी की वजह से लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की अपीयरेंस देता है। कैसी अपीयरेंस देता है? मिल्की कलर का हो जाता है। तो ये हो गई आपकी एक्टिविटी। ये पूछना चाह रहा है बेसिकली कि जो गैस बन रही है वो कौन सी गैस रिलीज हो रही है बेटा। तो जो गैस रिलीज हो रही है वो गैस कौन सी है? CO2 है। और लाइम वाटर मिल्की किसकी वजह से हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से हो जाता है। तो चलो अब चलते हैं एक्टिविटी 2.6 की तरफ बेटा। ये कह रहा है कि डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन लेना है। NaOH बेटा बेस है, ये चीजें आपको याद रखनी है। तो हमने NaOH ले लिया है। ठीक है, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फेनोप्थलीन सॉल्यूशन। अब इसमें क्या करना है? फेनोप्थलीन सॉल्यूशन ऐड कर देना है। क्या कर देना है? फेनोप्थलीन सॉल्यूशन ऐड कर दिया। ठीक है बेटा, चलो व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का कलर क्या होगा? तो बेटा फेनोप्थलीन सॉल्यूशन बेस के साथ कैसा कलर देता है? स्टार्टिंग में बताया था पिंक कलर देता है। कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है। एसिड के साथ फेनोप्थलीन कलरलेस हो जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है ऐड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये पहले मेरे पास ये कोई टेस्ट ट्यूब है बेटा। ठीक है, इसमें पहले मैंने क्या डाल रखा था? NaOH था। इसमें मैंने फेनोप्थलीन डाल दिया। तो ये जो सॉल्यूशन है बेटा कैसे कलर का हो गया? पिंक कलर का हो गया। अब वो कह रहा है कि आपको इसमें क्या डालना है? HCl डालना है ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी धीरे धीरे करके डालते जाओ। तो क्या होगा? जैसे ही बेटा एसिड इसमें डाल दिया जाएगा तो एसिड और बेस की रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एसिड और बेस की। तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? न्यूट्रलाइजेशन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी तो क्या होगा बेटा? जो कलर पिंक हुआ था वो धीरे धीरे करके कैसा होने लग जाएगा? कलरलेस की तरफ बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि अब आप उसमें एसिड मिलाने लग गए हो। इज देयर एनी कलर चेंज टू द रिएक्शन मिक्सचर? बिल्कुल होगा। Why did the color of phenolphthalein change after the addition of acid? एसिड ऐड करने के बाद कलर क्यों चेंज हो गया? क्योंकि बेटा बेस का जो इफेक्ट था उसको न्यूट्रल कर दिया किसने? एसिड ने, इसलिए। नाउ ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH। अब वो कह रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, आप इसमें दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड डालो, यानी दोबारा से क्या डालो? बेस डालो। तो क्या होगा? जैसे उसमें बेस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी बेटा, सॉल्यूशन दोबारा से कैसा होने लग जाएगा? पिंक कलर का होने लग जाएगा। डज द पिंक कलर ऑफ फेनोप्थलीन रीअपियर? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि अब उसमें बेस की कंसंट्रेशन
ज्यादा होगी और एसिड की कंसंट्रेशन कम है, और जिसकी कंसंट्रेशन बेटा ज्यादा होगी उसी का इफेक्ट हमको दिखाई देगा। Why do you think this has happened? ऐसा क्यों हुआ होगा? वही बात मैंने अभी बताई है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है, एसिड से ज्यादा कंसंट्रेशन बेस की है। ठीक है, तो ये हो गया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी 2.7। ओके, ये कह रहा है टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन ए बीकर एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली व्हाइल स्टिरिंग। ठीक है बेटा, तो कॉपर ऑक्साइड लेने की कह रहा है। ये लो, हम बेटा कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं और साथ में क्या मिलाने कह रहा है, HCl मिलाने की कह रहा है। ठीक है, अब बेटा मैं कहूं कि ये रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो आप कहोगे सर एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, हमको तो यहाँ एसिड और बेस दिखाई नहीं दे रहे। देखो HCl तो बेटा सभी को पता है, HCl क्या है, एसिड है। कॉपर ऑक्साइड की बात करूं, कॉपर ऑक्साइड बेटा एक मेटल ऑक्साइड है। क्या है, मेटल का ऑक्साइड है। ऑक्सीजन लगी हुई है तो ऑक्साइड तो है, साथ में कॉपर है, इसलिए कैसा है, मेटल ऑक्साइड हो गया। क्यों, क्योंकि कॉपर मेटल ऑक्साइड। और जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेटा वो कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। अब हम जानते हैं एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो बेटा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहां से भी बेटा क्या बन जाएगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो वाटर में पहले बना देता हूं जैसे H2, और जो सॉल्ट बनेगा बेटा वो बनेगा CuCl2, कॉपर क्लोराइड, कॉपर का क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। तो बेटा यहाँ पे क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, इसका सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया, CuCl2 बन गया है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या एक्टिविटी है हमारी। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.8। ठीक है, मैं समझ गया कि एक्टिविटी क्या है बेटा। हमारे हमसे कह रहा है ग्लूकोज लेना है, एल्कोहल लेना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेना है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। देखो मैं समझाता हूं अभी क्या है। हमारे पास ग्लूकोज है, एल्कोहल है, HCl है और बेटा H2SO4 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जब आप इसमें बेटा HCl और H2SO4 डाल देंगे इस बीकर में एज ए इलेक्ट्रोलाइट की तरह पे, तो जो बल्ब है बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन जब आप ग्लूकोज या एल्कोहल को डालेंगे तो बल्ब बेटा डू नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है बेटा कि जो एसिड होते हैं या बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो आयनाइज कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, आयनाइज कर जाते हैं। HCl बेटा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट जाएगा। H2SO4 क्या होगा, 2H पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव में टूट जाएगा। तो ये जो आयंस बन रहे हैं, इन आयंस के फॉर्मेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाती है, जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल्स अपने आयंस में ब्रेक नहीं होते। अब अपने आयंस में ब्रेक नहीं होंगे तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी। इस पूरे का यही एक मतलब वो है, रिजल्ट यही निकलने वाला है। ठीक है, कर लेना बेटा। अब चलते हैं एक्टिविटी 2.9 की तरफ की। एक्टिविटी 2.9 क्या कह रही है, कह रही है कि 1 ग्राम NaCl लेना है इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब में। ध्यान रखें टेस्ट ट्यूब कैसी होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। एंड सेट अप द एपेटस एज शोन, और आपको ये एपेटस कर लेना है जो दिखाया गया है। एड सम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, यानी NaCl के साथ आपने H2SO4 मिला दिया। ठीक है, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली। अब आपको ये देखना है सक्सेसफुली विद ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर। ठीक है, पहले मैं बता देता हूँ कि रिएक्शन कैसे होगी। जब NaCl H2SO4 आपस में रिएक्ट करेंगे बेटा तो यहाँ से 2HCl बनेगा और साथ में सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4 बनेगा। ठीक है, HCl बेटा क्या होती है, HCl एक गैस होती है। क्या होती है, ये है गैस। तो अब ये कह रहा है कि अब आप जानते होंगे कि HCl बेटा एसिड होता है। तो अब जब मैं इस HCl का टेस्ट करूंगा, ड्राई HCl का और HCl सॉल्यूशन का, ठीक है ना, तो क्या अंतर देखने को मिलेगा ड्राई HCl में और HCl के सॉल्यूशन में, क्या अंतर है बेटा। तो बेटा जो यहाँ पे आपको लिटमस पेपर दिखाई दे रहा है ना, HCl अगर ड्राई HCl गैस है तो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। लिटमस का पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि HCl आयनाइज नहीं होती। अगर ड्राई है, यानी अगर गैस की फॉर्म में है, ड्राई है, उसके साथ पानी नहीं है, एक्वस नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ ड्राई HCl है, तो क्या होगा, इसका आयनाइजेशन नहीं होगा। और आयनाइजेशन नहीं होगा मतलब H+ आयंस रिलीज नहीं होंगे, और अगर H+ आयंस रिलीज नहीं हो रहे
तो HCl एक एसिड की तरह काम नहीं करेगी, और एसिड की तरह काम नहीं करेगी तो लिटमस पेपर जो आपका बेटा ब्लू को क्या हो जाना चाहिए था, रेड हो जाना चाहिए था, वो रेड कलर का नहीं होगा। लेकिन बेटा HCl सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इसमें क्या है, सॉल्यूशन मतलब पानी के साथ मिक्सचर है, यानी मॉइस्चर भी है, थोड़ा बहुत पानी है। तो इसमें क्या होगा, पानी के साथ मिलने से क्या हो जाएगी बेटा, आयनाइज हो जाती है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। H पॉजिटिव के मिलने से क्या होता है, H पॉजिटिव एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, और जो ब्लू लिटमस है बेटा वो कैसा हो जाता है, रेड कलर का कलर शो कर देता है। ठीक है, ये है आपकी मेन बात। आगे करा, इफ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड, अगर क्लाइमेट बेटा बहुत ज्यादा ह्यूमिड है, यानी इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज्यादा है, यानी पानी की मात्रा ज्यादा है इन्वायरमेंट में, यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू ए गार्ड ट्यूब, आपको गैस को एक गार्ड ट्यूब से पास कराना होगा। ड्राइंग ट्यूब कहते हैं बेटा इसको, ये रही वो ट्यूब, इसको क्या कहते हैं, गार्ड ट्यूब या फिर ड्राई ट्यूब कहते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा ये होती है हाइग्रोस्कोपिक नेचर की। कैसे नेचर की, हाइग्रोस्कोपिक नेचर होता है। ये क्या करता है बेटा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है, पानी को एब्जॉर्ब। तो HCl में अगर बाई चांस पानी आ भी गया है, यानी HCl का सॉल्यूशन बन भी गया है, तो क्या होगा, ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर वाली जो आपकी ट्यूब है ये क्या करेगी, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और सिर्फ ड्राई HCl गैस आपको देगी। ठीक है, तो ये इसमें क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज CaCl2 होगा इसके पास। ठीक है बेटा, एक्टिविटी 2.9 के बाद चलते हैं एक्टिविटी 2.10। चलो, कह रहा है कि टेक ए 10 ml water in a beaker, add a few drops of concentrated H2SO4 to swirl the beaker slowly, touch the base of the beaker, is there a change in temperature, this is exothermic, endothermic, sodium hydroxide pellets, and record your observations। ठीक है बेटा, एक बीकर लेना है 10 ml का, कितने का, 10 ml का बीकर। बेटा इसके अंदर क्या है, वाटर है। क्या है, वाटर है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है कि इसमें डालो H2SO4। क्या डालने कह रहा है, H2SO4 डालने कह रहा है। स्विरल करो मतलब इसको घुमाओ, H2SO4 डालने के बाद कुल मिला के जो H2SO4 आपने डाला है उसको मिलाना है। ठीक है, बीकर सोल्यूशन, टच द बेस ऑफ द बीकर, बेस को आपको क्या करना है, टच करना है। आगे कह रहा है कि इज देयर चेंज इन टेम्परेचर, जी भाई साहब बिल्कुल चेंज होगा टेम्परेचर में। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है, हाईली तो नहीं लेकिन एक्सोथर्मिक होती है। जब एसिड और वाटर आपस में रिएक्ट करते हैं बेटा तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो टेम्परेचर क्या कर जाएगा, टेम्परेचर बेटा बढ़ जाएगा। क्या करेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है बेटा। कैसी है, एक्सोथर्मिक है। रिपीट द एबव एक्टिविटी विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है बेटा, वो बेस है, ये एसिड था, तो बेस के साथ भी रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और वहां पे भी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें बेटा, पानी के अंदर एसिड डालना है, एसिड के अंदर पानी कभी मत डालना। ठीक है, अगर एसिड के अंदर पानी डालेंगे तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होती है। ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है कि अगर आप एसिड का डाइल्यूशन करना चाह रहे हैं तो कैसे डाइल्यूशन करेंगे, पानी में एसिड डाल के या एसिड में पानी डाल के। तो बेटा हम हमेशा पानी के अंदर एसिड डालेंगे जिससे कि वो क्या हो जाए, डाइल्यूशन हो जाए एसिड का। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखें। तो अब चलते हैं, तो बेटा अब देखते हैं एक्टिविटी 2.11। एक्टिविटी 2.11 क्या कह रही है। ये एक्टिविटी जो है बेटा आप इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप के हमको सब्सटेंस दिए हुए हैं, उनके पीएच के बारे में बताना है। तो बेटा मैं आपको बता दूं, नीचे जो 4-5 वैल्यूज गिवन है आपको सिर्फ ये याद रखनी, इन्हीं में से कोई ना कोई एक वैल्यू पूछी जाएगी। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हाईली बेसिक होता है, पीएच होता है 14 के आसपास। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंटासिड में यूज होता है, आपने देखा होगा, पीएच होता है 10 यानी बेसिक है। प्योर वाटर ब्लड थोड़े से बेसिक हैं, कितना है 7.4 यानी न्यूट्रल के आसपास है, बस थोड़े से बेसिक है। लेमन जूस बेटा एसिडिक है, 2.2 पीएच होता है। और गैस्ट्रिक जूस यानी हमारे पेट के अंदर जो जूसेस बनते हैं, यानी जो एसिड है हमारे पेट के अंदर, बेसिकली जो HCl है उसका पीएच कितना है 1.2 यानी हाईली एसिडिक है। तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, गैस्ट्रिक जूस की कितनी होगी, लेमन जूस की, बाकी ये आपको याद नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 2.12 टेबल क्या कह रही है एक्टिविटी, कि आपको 2 ग्राम सॉइल लेनी है एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें 5 ml वाटर लेना है, यानी कि सॉइल प्लस 5 ml वाटर।
सीक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द आइडियल सॉइल पीएच। तो ये कह रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट जगह से जाके आप डिफरेंट डिफरेंट सॉइल लेंगे तो आप क्या देखेंगे बेटा, हर एक प्लांट हर एक टाइप के एनवायरनमेंट में ग्रो नहीं कर सकता। पर्टिकुलर प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर पीएच होना चाहिए सॉइल का। तो जो ऑप्टिमम रेंज है बेटा पीएच की, सॉइल के पीएच की ऑप्टिमम रेंज, यानी एक ऑप्टिमम का मतलब है वो रेंज जिसमें वो प्लांट ग्रो कर सकता है। तो जो ऑप्टिमम रेंज होती है बेटा किसी भी प्लांट के लिए वो होती है 5.5 से लेके 7.5 तक। ये बेटा पीएच की वैल्यू मैंने बताई है, यानी थोड़ा सा एसिडिक एनवायरनमेंट, यानी पीएच की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी एसिडिक की तरफ होनी चाहिए, तो वहां प्लांट्स क्या करते हैं, अच्छे तरीके से ग्रो करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 2.13। मुझे लग रहा है ये मैंने कंप्लीट नहीं लिखी है, चलो देख लेते हैं वैसे भी। तो ये कह रहा है कि राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो, कुछ सॉल्ट दिए हुए हैं, इनके केमिकल फॉर्मूले की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है पोटेशियम सल्फेट। तो बेटा पोटेशियम सल्फेट को कैसे लिखा जाएगा, पोटेशियम सल्फेट को लिखा जाएगा K2SO4। ठीक है, सोडियम सल्फेट बेटा दैट इज Na2SO4 हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट बेटा CaSO4 हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट बेटा MgSO4 हो जाएगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट बेटा CuSO4 हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड की बात करें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। ठीक है, और है सोडियम नाइट्रेट की बात करें तो ये हो जाएगा NaNO3, ये क्या हो जाएगा, NaNO3 हो जाएगा। ओके, सोडियम कार्बोनेट की बात करें तो बेटा Na2CO3 हो जाएगा। और अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो ये अमोनियम दैट इज NH4Cl हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया बेटा इनके नाम। अब मैं बताता हूँ इसमें एक्टिविटी में आगे क्या पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि ये जो सॉल्ट है बेटा इनका कंपोजिशन बताना है। कंपोजिशन का मतलब ये सॉल्ट कब बनता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। तो अब ये बताना है कि इस सॉल्ट में कौन सा पार्ट एसिड का है और कौन सा पार्ट बेस का है। ठीक है, अब मुझे फिर ये भी बताना है कि ये जो सॉल्ट बने हैं ये एसिडिक सॉल्ट हैं या बेसिक सॉल्ट हैं। तो ये कैसे पता लगाएंगे, अगर बेटा एसिड और बेस जो मिलके, जैसे एसिड प्लस बेस मिलके बेटा सॉल्ट बनाते हैं, तो अब इनमें से जो ज्यादा नेचर का होगा, ज्यादा नेचर मतलब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग बनेगा, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट होगा। अगर बेटा दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगे, तो मतलब न्यूट्रल सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब भाई बात समझ में आ रही है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब देखो यहां से क्या होगा कि जब मैं करूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो K2SO4 है बेटा मेरे पास, क्या है, K2SO4 है। अब K2SO4 को देखो मैं कैसे करके लिख सकता हूं। ठीक है, इंक चेंज कर लेते हैं। तो मैं कर रहा हूं K2SO4 को। तो K2SO4 देखिए आपको पता होगा कि K2SO4 कब बना होगा। ठीक है, यानी K2SO4 बेटा आपका क्या है, एक सॉल्ट है। नए पेज से स्टार्ट करता हूं। K2SO4 क्या है, सॉल्ट है। क्या है, सॉल्ट है। तो ये बना कैसे होगा बेटा, इसके लिए एक एसिड यूज हुआ होगा और एक बेस बना होगा, मिला होगा आपस में, तब जाके ये सॉल्ट बना होगा और साथ में क्या बना होगा, पानी बना होगा। ठीक है, तो मुझको किसी भी सॉल्ट से एसिड और बेस कैसे प्राप्त करने, कैसे वापस मुझे कैसे पता लगाने की एसिड है या बेस है, तो देखो क्या करना है। ये जो K2SO4 है और साथ में बेटा पानी जो होता है, पानी को HOH करके लिख लेना है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, ऐसे ब्रेक कर देना है। ये H पॉजिटिव में टूटेगा, ये OH नेगेटिव में टूटेगा। K2SO4 को तोड़ूंगा बेटा तो ये प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ का प्लस इधर के माइनस के साथ और इधर का प्लस इधर के माइनस के साथ ऐड कर देना। तो K2OH तो यहां से बन रहा होगा बेटा KOH नाम का बेस रहा होगा, क्या रहा होगा, बेस। और HSO4 मतलब H2SO4 हमारा क्या रहा होगा, एसिड रहा होगा। तो K2SO4 को बनाने के लिए H2SO4 एसिड यूज हुआ है और KOH बेस यूज हुआ है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, बस प्लस माइनस करके तोड़ देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा Na2SO4। नेक्स्ट क्या है बेटा, Na2SO4। फिर से भाई Na2SO4 कैसे टूटेगा, तो इसको मैं लिख देता हूं प्लस, एक मिनट, दैट इज Na2SO4 प्लस
HOH, ये यहाँ से टूट जाएगा और बेटा ये यहाँ से टूटेगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, तो प्लस माइनस एक साथ आ जाएंगे, तो बेटा NaOH प्लस HSO4 दैट इज H2SO4। तो इन दोनों से मिलके कौन बना है बेटा, Na2SO4 बना होगा प्लस पानी बना होगा। तो सोडियम सल्फेट को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत पड़ी होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं बेटा सल्फ्यूरिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सोडियम सल्फेट स्ट्रॉन्ग दोनों मिलके कैसे हो जाएंगे, न्यूट्रल, तो ये कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप जितने भी सॉल्ट हैं इन सब का निकाल सकते हैं। मैं और बता देता हूं, अगला कैल्शियम सल्फेट की बात की जाए तो देखिए कैल्शियम सल्फेट में क्या करना है आपको, H प्लस और OH माइनस, तो ये इसके साथ चला जाएगा और कैल्शियम इसके साथ चला जाएगा, तो बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH2 और H2SO4, इन दोनों से मिलकर क्या बना होगा आपका, कैल्शियम सल्फेट बना होगा, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट की बात की जाए तो बेटा मैग्नीशियम सल्फेट में अगर आप H पॉजिटिव OH नेगेटिव जोड़ेंगे तो फिर वही HSO4 और MgOH, तो दैट इज MgOH का होल ट्वाइस। तो ये आपको मतलब ये पता, ये हो गया आपका बेस, और एसिड कौन सा यूज हुआ होगा, H2SO4 यूज हुआ होगा। तो ऐसे करके आप किसी भी सॉल्ट का कौन सा पार्ट उसका एसिडिक है और कौन सा पार्ट बेसिक है आसानी से निकाल लेंगे। अगर मैं NaCl की बात करूं, NaCl के लिए क्या होगा, तो ये रहा ये रहा NaCl, इसमें HOH ऐड करना है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ से HCl चला जाएगा और NaOH, यानी कि जब NaOH और HCl आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आप क्या है कि सारे जितने भी सॉल्ट हैं इन सब का एसिडिक और बेसिक पार्ट आसानी से निकाल लेंगे बेटा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट दैट इज Na2CO3, अमोनियम क्लोराइड दैट इज NH4Cl, तो ये सब आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, एक्टिविटी 2.14 की। एक्टिविटी 2.14 क्या कह रही है, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स, वही कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, यानी लास्ट टाइम हमने पिछले वाली जो स्लाइड में जितने भी सॉल्ट थे उन्हीं सॉल्ट को लेना है, उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक करनी है, चेक द एक्शन ऑफ दीज सॉल्यूशन और लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग ए पीएच पेपर। बस ये है मेन पार्ट, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये बताना है कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड की बात करूं NaCl, ठीक है। NaCl की बात करें बेटा तो NaCl में क्या होगा, NaCl किस किस से मिलकर बना है मैंने भी बताया था, अगर मैं इसमें प्लस HOH कर देता हूं तो यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, HCl दैट इज HCl प्लस NaOH, दोनों ही बेटा कैसे हैं, स्ट्रांग है, तो ये कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा, कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। अगर पोटेशियम नाइट्रेट की बात करूं दैट इज KNO3, किसकी बात करूं, पोटेशियम नाइट्रेट दैट इज KNO3 की बात की जाए तो KNO3 की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाना, ठीक है, KNO3 ही है, उस तरफ सोडियम नाइट्रेट था, यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट है। तो KNO3 की अगर मैं बात करूं बेटा तो ये किससे मिलकर बना होगा, ये मिला होगा KOH से और HNO3 से, ये नाइट्रिक एसिड और ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना, दोबारा से सारे जो सॉल्ट है मैंने आपको बता दिया कैसे तोड़ना है कैसे नहीं तोड़ना है, बस मैं आपको ये बता देता हूँ हमारे पास कौन सा एसिड वीक है और कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो बेटा जितने भी मिनरल एसिड हैं, जितने भी मिनरल एसिड हैं वो सब हमारे पास कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, कैसे एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। जैसे HCl हुआ, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, ये हमारे पास मिनरल एसिड हैं जो कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन बेटा एक एसिड है हमारे पास H2CO3, इस एसिड को कार्बोनिक एसिड कहते हैं, क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। ये मिनरल एसिड है लेकिन ये वीक एसिड की कैटेगरी में आता है, कौन सी कैटेगरी में आता है, वीक एसिड की कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो मिनरल एसिड ज्यादातर कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। लेकिन बेटा क्या सारे मिनरल एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, नहीं, वो बता दिया कौन सा H2SO3 मिनरल एसिड है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं। अब ऑर्गेनिक एसिड की मैं बात करूं, कौन सी एसिड, ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं बेटा वो मोस्टली कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं, कैसे होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड हो जाए, मिथेनोइक एसिड हो जाए, इथेनोइक एसिड, CH3COH, CH3 CH2 COOH, तो ये सब कैसे हैं,
ये सब ऑर्गेनिक एसिड और वीक कैटेगरी में। बाकी एसिड जो आपके सब्जियों में मिलते हैं, फ्रूट्स में मिलते हैं, वो सब भी कैसे एसिड होते हैं? वीक एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑर्गेनिक एसिड की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो जैसे सॉल्ट्स जिनमें ये वाले एसिड का पार्ट मिल जाए, ऑर्गेनिक एसिड का पार्ट मिले, या फिर बेटा जिनमें H2CO3 का पार्ट मिले, वो वाले एसिड कैसे होंगे? वीक एसिडिक होंगे। यानी कि वो वो वाले सॉल्ट की बात कर रहा हूं, वो वाले सॉल्ट कैसे होंगे? वो वाले सॉल्ट वीक एसिडिक सॉल्ट कहलाएंगे। कैसे सॉल्ट कहलाएंगे? वीक एसिडिक सॉल्ट। अगर वो वीक एसिडिक सॉल्ट है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेसिक सॉल्ट। तो ऐसे सॉल्ट जिनमें बेटा एसिडिक पार्ट वीक है, ऐसे सॉल्ट को हम बेसिक सॉल्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एसिडिक पार्ट वीक है तो बेसिक पार्ट स्ट्रॉन्ग रहा होगा, सीधी सी बात है। और बेटा अगर दोनों ही पार्ट वीक हो जाएं, मतलब अगर मेरे वीक एसिड और वीक बेस मिलके जो सॉल्ट बना रहे हैं, ये सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। अब यहां से आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अगर बेटा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहे हैं तो यहां से जो सॉल्ट बनेगा ये बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस मिल रहा है तो यहां से जो सॉल्ट बनेगा वो बेटा न्यूट्रल बनेगा। फिर दोबारा से कैसा बनेगा? न्यूट्रल। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस बन रहा है तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब मैंने कौन सा एसिड वीक है और कौन सा बेस वीक है वो मैंने बता दिया, तो आप पता लगा लेंगे कि सॉल्ट कैसा होगा। अच्छा, बेस में बता दूं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेस होता है बेटा, ये वीक बेस होता है। कैसा होता है? वीक बेस है। इसके अलावा जितने भी दिए हुए हैं सब स्ट्रॉन्ग बेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो वीक बेस याद कर लेने हैं। तो बेस जो वीक है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। एसिड जो वीक है बेटा H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड जितने भी हैं ये सब कैसे हैं? वीक हैं। और ये भी कैसे हैं? वीक की कैटेगरी कहेंगे। ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है, बाकी स्ट्रॉन्ग वाले याद नहीं रखने, बाकी सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी लास्ट एक्टिविटी, दैट इज 2.15 एक्टिविटी में। ये कह रहा है कि हीट ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को हीट करने की कह रहा है। हमारे पास क्या है? कॉपर सल्फेट है, दैट इज CuSO4। अच्छा, कॉपर सल्फेट बेटा एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है, उसमें ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट होता है क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में, तो ये होता है CuSO4.5H2O। ठीक है, अब वो कह रहा है व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। अब मैंने इसको क्या कर दिया है? हीट कर दिया है। अब जब मैं इसको हीट करूंगा बेटा तो क्या होगा? जो पानी है ना, ये पानी इसमें से निकल जाएगा, बॉयल कर जाएगा, उड़ जाएगा, एवेपोरेट हो जाएगा। तो इस वाले कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू कलर होता है। कैसा कलर होता है? ब्लू कलर होता है। जब मैंने इसको हीट कर दिया तो बेटा ये क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट में हो जाएगा और 5H2O अलग हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अलग, यानी ये क्या हो जाएगा? एवोपरेट कर जाएगा। ठीक है, अब जब इसमें से पानी चला गया बेटा तो ये कैसे कलर का हो जाता है? ये व्हाइट कलर का हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है? व्हाइट कलर का हो जाता है। यानी दिस इज CuSO4.5H2O। दिस इज हाइड्रेटेड सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को बेटा हाइड्रेटेड सॉल्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें पानी प्रेजेंट है ऑलरेडी क्रिस्टलाइजेशन के फॉर्म में। अब जब मैं इसको हीट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में पानी के जो 5 मॉलिक्यूल हैं ये एवोपरेट कर जाएंगे, यानी चले जाएंगे ये। अब इसका जो कलर होगा बेटा ये ब्लू कलर का होता है इस तरफ, और इस तरफ ये कैसा हो जाएगा? व्हाइट कलर का हो जाएगा। और ये जो सॉल्ट है दिस इज एनहाइड्रस सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को क्या कहते हैं? एनहाइड्रस सॉल्ट कहते हैं। एनहाइड्रस, हाइड्रस मतलब पानी नहीं है, एन का मतलब नॉट प्रेजेंट, प्रेजेंट नहीं यानी निकल गया, तो ऐसे सॉल्ट को कहेंगे एनहाइड्रस सॉल्ट। ठीक है, तो ये याद रखनी है कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है उसका फॉर्मूला CuSO4.5H2O होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रीस्टोर्ड। बिल्कुल हो जाएगा। ये कह रहा है कि अगर मैं दोबारा से इसमें पानी डाल दूं तो क्या कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप कि आपकी एक्टिविटीज हो गई बेटा। ये थी हमारी 15 एक्टिविटीज जो सेकंड चैप्टर की थी। मैंने इस बार क्या है कि थोड़ा टाइम कम लिया है बेटा, लेकिन ऑब्जर्वेशन जितने भी रिजल्ट है वो सारे पॉइंट टू पॉइंट, मतलब एकदम एग्जैक्ट इन एक्टिविटीज से बाहर नहीं बताया है, क्योंकि टाइम बहुत कम है। और आई होप कि आप पढ़ भी अच्छे से रहोगे। तो चलो बेटा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम देखेंगे अगले चैप्टर की एक्टिविटीज। ठीक है बेटा।